में बात होगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। अब जहां पूरी तरह से तैयार है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को इसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। उद्घाटन कार्यक्रमों की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज नोएडा में आकर के जायजा लिया। हवाई निरीक्षण के साथ ही अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की। इस एयरपोर्ट से आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है और जो आर्थिक विकास है उसको अब नई गति मिलने की उम्मीद है। अट्ठाईस मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने हेलीकॉप्टर से रनवे पर लैंडिंग की। सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण कर पूरे एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, जिसमें निर्माण कार्य, जनसभा स्थल और आने जाने वाले रास्तों को देखा। इसके बाद वे पब्लिक टर्मिनल बिल्डिंग और जनसभा स्थल पर पहुंचे, जहां मौजूद अधिकारियों से एक एक चीज की पूरी जानकारी ली। शानदार है, बेहद खूबसूरती से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया है और इसके लिए उत्तर प्रदेश के लिए प्राथमिकता थी, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और न सिर्फ जेवर वासियों के लिए बल्कि पश्चिमी यूपी के लिए एक बड़ी सौगात है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर के साथ आसपास के जिलों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अफसरों के साथ अलग से मीटिंग की। अफसरों को जहां कार्यक्रम की तैयारियों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी रूपरेखा तय की और कार्यक्रम को भव्य बनाने पर मंथन हुआ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 334 हेक्टेयर में फैला भारत का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा है। पहले चरण में ये सालाना 3 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और एक रनवे के साथ काम करेगा। ये 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है और पूरा होने पर एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। फिलहाल पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लखनऊ में मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गैस किल्लत पर सरकार को घेरा तो वहीं मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार पर भी सवाल उठाए। लेकिन एक घोषणा से अखिलेश यादव चर्चा में आ गए। दरअसल कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो महिला समृद्धि सम्मान योजना लाएंगे और साल के 40,000 रुपए महिलाओं को देंगे। लखनऊ में मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान समारोह में पहुंचे अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने एलपीजी गैस को लेकर कहा कि मुकद्दर होगा तो सिलेंडर मिलेगा, नहीं तो लाइन में लगा रहना पड़ेगा। तुम्हारे मुकद्दर का सिलेंडर मुकद्दर होगा तो सिलेंडर मिलेगा, वरना आप लाइन में लग जाइए। सिलेंडर है ही नहीं कहीं। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इनके सरकार का असली विस्तार और विकास 2027 में होगा। उन्होंने नवरात्र में लगता है दिन तय किया है। असली विस्तार सरकार का और विकास का होगा 2027 में। ये तो रूठेयों को मनाने वाला है और जब बजट पूरा खर्च हो गया है तब मंत्री बनेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार आने पर नारी समृद्धि सम्मान योजना शुरू करेंगे, जिसमें महिलाओं को 40,000 रुपए साल में देंगे। समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। इस दौरान डिंपल यादव ने भी महिलाओं की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। देखने को मिल रहा है अब कि आज का भारत जो समृद्ध भारत होना चाहिए था, जहां महिलाओं का सम्मान होना चाहिए था, जहां हम इतने धूमधाम से नवरात्र की पूजा करते हैं, देवी पूजन करते हैं,
कहीं ना कहीं हमारी वार्ताएं, हमारी बेटियां कहीं ना कहीं इस नए भारत में पिछड़ती जा रही हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई महिलाओं को सम्मानित भी किया। वीरांगना उदा देवी, झलकारी बाई और सावित्री बाई फुले जैसी महान हस्तियों के नाम पर सम्मान देकर पीडीए का नारा बुलंद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जिलेवार समिति का गठन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी टीम बनाने के लिए 3 दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। 91 सदस्यीय इन कमेटियों में सोशल इंजीनियरिंग के बड़े फॉर्मूले पर काम हो रहा है। महिलाओं, दलितों और ओवैसी को आरक्षण के साथ कमेटी में जगह दी जा रही है ताकि हर वर्ग और समुदाय को साधा जा सके। दो 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अपने जिला स्तरीय संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एक नई और मजबूत टीम के गठन को लेकर बीजेपी राज्य मुख्यालय में 3 दिनों से लगातार बैठकें कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री जी अपेक्षित श्रेणी के साथ बैठ करके उनको अंतिम रूप दे रहे हैं। आज अवध क्षेत्र का है। निश्चित रूप से जो 91 सदस्यीय समिति होती है, इसमें सभी आयु वर्ग और जाति वर्ग के हिसाब से उन चीज़ों को देखते हैं कि सामाजिक समीकरण हो और भौगोलिक स्थिति से देखना होता है और उसमें नए कार्यकर्ता को भी अवसर मिले। बीजेपी हर जिले में 91 सदस्यीय जिला कमेटी का गठन करने जा रही है, जिसमें महिलाओं, दलितों, ओबीसी का आरक्षण भी निर्धारित है और उम्र सीमा 55 साल तय किया गया है। सभी जाति वर्ग के लोगों को उसमें समावेश है। निश्चित रूप से ये जो समितियां हैं, ये समितियां चाहे मंडल की हों, चाहे जिले की हो, चाहे बूथ की हों, इन सब के गठन से पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक नए ऊर्जा का संचार भी होता है और निश्चित रूप से 2027 में एक अच्छा परिणाम देने वाली समितियां बनी। प्रदेश कमेटी की बैठक में कमेटी के सदस्यों के नामों पर फाइनल मुहर लगाई जा रही है। कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मंथन में जुटी हुई है कि जिला कमेटियां जल्द से जल्द फाइनल की जाएं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में 1228 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल था। पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी ने 1097 महिलाएं और 131 पुरुष नर्सिंग स्टाफ को ज्वाइनिंग लेटर बांटे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले हॉस्पिटल में न डॉक्टर जाते थे, न ही टेक्नीशियन थे, न ही नर्सिंग स्टाफ, सब भगवान के भरोसे था। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश में स्थिति बदली है। आज राज्य में 81 सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रदेश में सीमित संख्या में मेडिकल कॉलेजेस थे। केवल 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे। निजी क्षेत्र को मिला दें, निजी क्षेत्र की ज्यादा संख्या थी, गवर्नमेंट के स्तर पर कम थी। कुल मिलाकर के 40 मेडिकल कॉलेजेस पूरे प्रदेश में थे। और आज उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के स्तर पर और निजी क्षेत्र को मिलाकर के, निजी क्षेत्र के कम हैं, अब सरकार के स्तर पर ज्यादा कॉलेजेस चलाए गए हैं। इनकी संख्या बढ़कर के 81 हो गई है। 81 मेडिकल कॉलेजेस हमने मात्र पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर संचालित किए हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले माफिया के पैरेलल सरकार चलती थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, लेकिन अब माफिया नहीं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। पैरेलल माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। हर जिले में एक माफिया, हर विभाग का भी एक माफिया होता था। वो माफिया जो तय करता था, उस ढंग से वो विभाग संचालित होता था। अब माफिया नहीं,
बल्कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़े हैं और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना है, हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बना है। उस दिशा में आज प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। सीएम योगी का कहना है कि आज यूपी में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से 9.25 करोड़ लाभार्थी जुड़े हैं और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 8,931 दिन पूरे किए। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए पीएम मोदी भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। पीएम मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के तौर पर 8,931 दिन पूरे सिक्किम के पूर्व सीएम के नाम था। 8,930 दिन का रिकॉर्ड पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री काल के दौरान भी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सीएम बनने रहने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही देश की आजादी के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री भी हैं। हमारे नेशनल प्राइड को जगाने के लिए और विश्व स्तर पे भारत का मंचन प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जितना कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही किसी ऐसे प्रधानमंत्री ने किया हो। 8,930 दिन का जो उनका रिकॉर्ड है उसे तोड़ते हुए लगातार जो है इतने दिन तक सार्वजनिक पद पर रहकर जनता और समाज की सेवा की है। ये केवल एक संख्या नहीं है, ये उनके अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार प्रमुख के रूप में रिकॉर्ड बनाने पर गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं ने बधाई दी है। अमित शाह ने इस रिकॉर्ड को सेवा, परिश्रम और अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बना एक मील का पत्थर बताया है, तो वहीं सीएम योगी इस रिकॉर्ड को विकसित भारत के निर्माण में समर्पित अटूट जनविश्वास का सशक्त प्रतीक बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये सेवा कार्य महज एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि जनता के अंदर उनकी स्वीकार्यता और स्थिर नेतृत्व का भी एक प्रतीक माना जा रहा है। वीडियो में सोनू मंडल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। भले ही ईद का त्योहार बीत चुका हो, लेकिन वाराणसी में गंगा इफ्तार पार्टी पर मचा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल इस इफ्तार पर अखिलेश यादव के बयान ने अब सियासी पारे को और हाई कर दिया है। अखिलेश के बयान पर अब मंत्री बेबी रानी मौर्य ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव इस तरह के बयान देते हैं, उन्हें हिंदू आस्था से कोई मतलब नहीं है। देखिए रिपोर्ट। रमजान का महीना खत्म हो चुका है, ईद मनाई जा चुकी है, लेकिन गंगा में नाव पर हुई इफ्तार पार्टी पर सियासत आज भी गर्म है। इस इफ्तार पार्टी पर अखिलेश यादव के दिए बयान पर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हिंदुओं की आस्था की चिंता नहीं। तो ये हमारी आस्था की प्रति गंगा माँ और जीवनदायिनी, वो जल देती हैं। अगर जल नहीं मिले तो पशु पक्षी का भी जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, इंसान की तो छोड़िए। और ऐसी एक गंगा माँ पर जाके आप रोजा इफ्तार पार्टी करते, लेकिन ये मुर्गे खा खा के उसमें टांगे फेंकने का किसने इजाज़त दे दी? अब वो कर रहे हैं, उनकी मर्जी। वो तुष्टीकरण की नीति लाते हैं, उन्हें वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो हम हिंदू हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाव पर इफ्तार पार्टी क्यों नहीं की जा सकती। इसी बयान को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हथेली गरम, पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला।
अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। दरअसल वाराणसी में गंगा इफ्तार पार्टी मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मांगी है और 23 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आरोपियों ने कोर्ट में माफी भी मांगी, लेकिन गंभीर धाराओं के कारण राहत नहीं मिली। फिलहाल रमजान तो खत्म हो गया है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासी घमासान लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में नए मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है। धामी कैबिनेट के पुराने 3 मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया गया। मंत्री धन सिंह से स्वास्थ्य विभाग हटाया गया और अब मंत्री सुबोध उनियाल का कद बढ़ाते हुए सुबोध उनियाल को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही मंत्री सतपाल महाराज से पंचायती राज विभाग वापस लिया गया है। अब मंत्री मदन कौशिक पंचायती राज मंत्री होंगे। मंत्री गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग वापस लिया गया और अब भरत सिंह चौधरी ग्राम्य विकास मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मंत्रिमंडल विस्तार के बाद रविवार को विभागों का भी बंटवारा कर दिया। पहले नंबर पर शपथ लेने वाले राजपुर से विधायक मंत्री खजान दास को समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक को पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, आयुष एवं जनगणना जैसे अहम विभाग सौंपे गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी को ग्राम्य विकास के साथ ही MSME और खाद्य ग्रामोद्योग का जिम्मा मिला है। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा को परिवहन, IT, विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी जैसे विभाग दिए गए हैं। वहीं भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को शहरी विकास और पर्यावरण जैसे अहम पोर्टफोलियो मिले हैं। तो वहीं दूसरी ओर पुराने 3 मंत्रियों के विभागों में कटौती की गई है। सबसे बड़ा बदलाव धन सिंह रावत से स्वास्थ्य विभाग वापस ले लिया गया है। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल का कद बढ़ाते हुए उन्हें अब स्वास्थ्य विभाग के साथ विधायी और संसदीय कार्य भी सौंपे गए हैं। वन विभाग उनके पास पहले से मौजूद है। मंत्री सतपाल महाराज से पंचायती राज विभाग वापस लिया गया है, जो अब मदन कौशिक के पास गया है। गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटाकर भरत सिंह चौधरी को दे दिया गया है। ये फेरबदल साफ संदेश देता है कि 2027 से पहले सरकार परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट दोनों पर फोकस कर रही है। नए चेहरों को मौके के साथ पुराने मंत्रियों के कामकाज को भी रिव्यू किया गया है। चुनावी साल में चुनाव से पहले किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में क्रिकेट मैच के दौरान एक अनहोनी हो गई। सोनल नाम का खिलाड़ी बैटिंग करने उतरा था। खेलने के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाते समय उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेलने के दौरान आई मौत, हार्ट अटैक ने ली जान, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। शाहजहांपुर में क्रिकेट के मैदान में एक अनहोनी हो गई। दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रहे थे, लेकिन इसी बीच बैटिंग करने आए खिलाड़ी सोनल चंद्रा असहज महसूस करने लगे। उन्हें दिल में दर्द उठा, जिसके बाद वो नीचे गिर गए। साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया, लेकिन बरेली ले जाते वक्त सोनल ने दम तोड़ दिया। सोनल चंद्रा अपने परिवार के इकलौते बेटे थे, अपनी विधवा मां का सहारा थे और एक निजी स्कूल में स्पोर्ट टीचर भी थे। उनकी अचानक मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। घटना थाना सदर बाजार इलाके के कैंट मैदान की है, जहां पर रोजा थाना इलाके की आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाले सोनल चंद्रा अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलने गए हुए थे। क्रिकेट खेलते वक्त सोनल चंद्रा की पिच पर ही तबीयत खराब हो गई। वे पिच से अलग हट गए और गिर पड़े। फौरन ही साथी खिलाड़ी उनको लेकर शाहजहांपुर के ही एक निजी अस्पताल में पहुंचे।
डॉक्टरों के मुताबिक सोनल को खेलते वक्त कार्डियक अरेस्ट आया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। सोनल चंद्रा साजापुर के निगोई कस्बा के एक निजी स्कूल में स्पोर्ट टीचर थे और उन्हें स्थानीय स्तर पर कई बार सम्मानित भी किया जा चुका था। सोनल की मौत से जहां उनके साथी खिलाड़ी निराश हैं, तो वहीं परिवार का इकलौता चिराग बुझने से उनकी मां सदमे में है। खिलाड़ी सोनल चंद्रा को पिच पर अचानक से सीने में दर्द शुरू हुआ। पिच पर आखिरी गेंद खेल ली और मैदान के किनारे आकर लेट गए। साथी खिलाड़ी फौरन ही सोनल चंद्रा को स्थानीय एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्हें हालत गंभीर होने पर बरेली रेफर कर दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और अस्पताल पहुंचने के पहले ही खिलाड़ी सोनल चंद्रा ने दम तोड़ दिया। शनिवार दोपहर की यह घटना है। सोनल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने 33 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वो स्टेडियम की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। बाद में उनकी मौत हो गई। साजापुर से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमरोहा में साइबर ठगी की वारदात सामने आई। ठगों ने पीड़ित शख्स से 1,70,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस के तुरंत एक्शन से 12 घंटे में ही पीड़ित को पूरी रकम मिल गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। गजरौला में साइबर ठगी, 1,70,000 रुपए ठगी। 12 घंटे में पुलिस ने वापस दिए पैसे। साइबर ठग 24 घंटे शिकार की तलाश में रहते हैं। आए दिन साइबर ठगी से जुड़े मामले सामने आते हैं। कई लोग तो साइबर ठगों के झांसे में आकर अपनी बड़ी रकम गंवा देते हैं। अगर सावधानी हटी तो ये ठग आपको चपत भी लगा सकते हैं। अमरोहा के गजरौला में साइबर ठगों ने एक शख्स को झांसे में लिया। एक क्लिक और बैंक अकाउंट से उड़ गए 1,70,000 रुपए। गजरौला क्षेत्र के रहने वाले अभिषेक कुमार के साथ साइबर ठगी की वारदात हुई। अभिषेक ने जब अपना अकाउंट चेक किया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो स्वाभाविक था, वो बेहद परेशान हो गया। इसके बाद उसने बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया। शिकायत मिलते ही साइबर सेल की टीम हरकत में आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक साइबर पोर्टल की मदद से उस अकाउंट की पहचान की गई जिसमें ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। दिनांक 20 मार्च को आवेदक अभिषेक कुमार निवासी समस्तीपुर बिहार, हाल निवासी टीचर्स कॉलोनी गजरौला द्वारा थाना गजरौला पर आकर शिकायत दर्ज की गई कि उसके खाते से लगभग 1,70,000 रुपए किसी अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। साइबर सेफ पोर्टल की सहायता से एक अज्ञात सूरज श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव निवासी MDA कॉलोनी गजरौला के खाते की जानकारी प्राप्त हुई। तकनीकी जांच और तेज कार्रवाई की वजह से पूरी रकम होल्ड कर ली गई और फिर आया वो पल जिसका पीड़ित अभिषेक को इंतजार था। उसके कान सुनने को तरस गए थे। महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने पूरे 1,70,000 रुपए अभिषेक कुमार के खाते में वापस करा दी। रकम मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने राहत की सांस ली। पीड़ित अभिषेक ने अमरोहा पुलिस और साइबर सेल टीम का आभार जताया। थाना गजरौला पुलिस आम जनमानस से अपील करती है कि अपनी गोपनीय जानकारी, OTP, पासवर्ड या खाते से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें और क्योंकि यह धोखाधड़ी का एक तरीका हो सकता है। सजग रहें, जागरूक रहें। अभिषेक को तो उसके पैसे मिल गए, लेकिन हर किसी केस में ऐसा नहीं होता। लोग अपने पैसे लुटा चुके होते हैं। ऐसे में अनजान नंबर से आने वाले कॉल साइबर ठग का भी हो सकता है। अगर सतर्कता ना बरती जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। अमरोहा से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड।